एक बार मेटल बोलिए। एबंडेंस फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी वेरी हाई, रेजिस्टिविटी वेरी लो। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। जैसा कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हैं, I इज इक्वल टू NeAVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाई M इंटू रिलैक्सेशन टाइम। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? कम होता है, डिक्रीज होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। ये मेटल की प्रॉपर्टी है। अब आइए इंसुलेटर। रबर है, प्लास्टिक है, वुड होगा। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिविटी वेरी लो। रेजिस्टिविटी वेरी हाई। अल्फा निगेटिव। टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी से मिल जानते हैं ना, रो। ये इंसुलेटर के लिए है, बातें नहीं सबको पता है। थियरी पोर्शन है, बायो है। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ वहां पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में टेम्परेचर है, हाँ वही है जो वहां है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बोलिए। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन, सम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहां क्या था मेटल में? एबंडेंस। यहां कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, सम फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। मेटल में क्या था? अधिक मात्रा में क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन, सम फ्री इलेक्ट्रॉन। कब? एट रूम टेम्परेचर। यहां कंडक्टिविटी क्या होगी? मॉडरेट। कंडक्टिविटी मॉडरेट। रेजिस्टिविटी मॉडरेट। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा? यहाँ रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। बट मेटल में क्या था? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता था, रेजिस्टिविटी कम होती थी। सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है और रेजिस्टिविटी बढ़ती है। बोलिए मॉडरेट क्या? हाँ कम होगा। मॉडरेट लेवल पर होगा, कम।
ये ग्राफ किसी को याद है? करंट इलेक्ट्रिसिटी कोई पढ़ा है? रजिस्टिविटी टेम्परेचर में रिलेशन। क्या मेटल का ग्राफ आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाता है? वहाँ 3 ग्राफ हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वहाँ पढ़ाया जाता है। क्या हुआ? सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस कम होता है, रजिस्टिविटी कम होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इस ग्राफ से देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, रजिस्टिविटी घट रही। कौन क्या है? ये लिखा है ना, रजिस्टिविटी मतलब समझ रहे हैं? रो रजिस्टिविटी है, आर रजिस्टेंस है, आई करंट है, वीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या आर घटेगा, क्या हुआ? आर कम होगा, रजिस्टिविटी बढ़ेगी। दिक्कत क्या है? बोल क्या रहे हैं? बोल तो यही रहे हैं, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, रजिस्टिविटी बढ़ती है। तो यहां भी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होना चाहिए? बढ़नी चाहिए। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो करंट क्या होगा? कम होगा। यही होना चाहिए, बट I इज इक्वल टू NEA VT। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा तो करंट को क्या होना चाहिए? करंट को कम होना चाहिए, बट करंट कम नहीं होती है। क्यों कम नहीं होता है? जहां n फैक्टर जो है
ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। एन की वैल्यू जो होती है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है, जबकि एक इसको ओवरकम कर देती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर पोटेंशियल करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेटल की बात कर रहे हैं, हाँ सेमीकंडक्टर। इतना आया जो कल बताया गया था, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोशिश करिए पुराना नोट्स ना लेके बैठिए, ठीक है। सिलेबस चेंज हुआ है, पूरा ट्रांजिस्टर हट चुका है, पता है कि नहीं। तो कोशिश करिए जो पढ़ाया जा रहा है उसी को नोट करिए, और पुराने जो है उसमें क्वेश्चन अब एनसीईआरटी आप उठा के देखेंगे, एडिशनल एक्सरसाइज हट चुकी है। एडिशनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी से पूरा गायब हो चुका है, क्वेश्चन नंबर कम हो चुके हैं एनसीईआरटी में। तो 12th एनसीईआरटी वेटेज ज़्यादा है, 60% 12th एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, जान लीजिए। कभी बैठिए, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो अगर पढ़ने बैठ रहे हैं ना तो एनसीईआरटी ले लीजिए और मैच करिए पुराना और नया, क्या चेंज हुआ है क्या नहीं चेंज हुआ है। सेमीकंडक्टर, आइए टॉपिक पर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एक बार बोल लीजिए आप लोग। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एट ए रूम टेम्परेचर, कंडक्टिविटी मॉडरेट होती है, रजिस्टिविटी मॉडरेट होती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है तो रजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये ग्राफ जो बताए हैं मेटल के लिए बताए हैं, क्या रजिस्टिविटी कम होती है यहाँ सेमीकंडक्टर, हाँ हाँ नॉर्मली नहीं बढ़ती है। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू जो होती है एक्सपोनेंशियली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ अल्फा क्या होगा, निगेटिव होगा। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो करंट को कम होना चाहिए, बट होता नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू जो होती है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ओवरकम कर देती है और करंट बढ़ जाता है। अल्फा याद रखिएगा, अल्फा मेटल के लिए पॉजिटिव होता है और नोट करना है, हो गया। आप लोग ग्रुप में जुड़े हैं, ग्रुप में जुड़े हैं नहीं, लिख लीजिए। n की वैल्यू क्या होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा।
कॉपर एंड पता है जब सेमीकंडक्टर की खोज हुई थी साइंटिस्ट भौचक्का हो गए थे, अरे ये क्या हो गया, करंट एकाएक कैसे बढ़ गया। बट मेटल में क्या था, करंट इसलिए पूरे मेटल पर डिपेंड है, वहाँ मेटल के लिए पढ़ाया जाता है। तो वहाँ जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कम होता है। रिलेशन क्या है, I इज इक्वल टू एन ई ए ड्रिफ्ट वेलासिटी और ड्रिफ्ट वेलासिटी इक्वल टू ई बाई एम रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, वहाँ इसका विस्तार पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ बताया जाता है मेटल के लिए। जब मेटल में टेम्परेचर जब यहाँ इंक्रीज करते हैं, मेटल की टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या बढ़ता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, मेटल की ये रेजिस्टिविटी कम होती है, बट रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है। रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा, कम होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हुई, ये कम हुई तो करंट भी कम हो गया। बट सेमीकंडक्टर जैसे ही खोज हुआ वहाँ देखा गया जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। बट I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी से आप देखेंगे वहाँ n की वैल्यू जो n फैक्टर है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया तो करंट भी क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, n की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इसे क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा, n डोमिनेंट हो जाएगा। तो I किस पे डिपेंड करेगा, n पर। तो करंट बहुत ज्यादा एकाएक बढ़ गई, यही AR बनेगा। मेटल के लिए AR दे देगा, एसर्शन दे देगा। रिलैक्सेशन टाइम यदि हम कम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ये मेटल के लिए देगा। और यहाँ वही स्टेटमेंट रहेगा बट सेमीकंडक्टर लिखा रहेगा। तो आप लोग समझ लेंगे, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है, AR में आ सकता है, एसर्शन रीजन में। नोट करके लिखिए, कॉपर एंड सिलिकॉन। कॉपर एंड सिलिकॉन। कॉपर बताइए क्या है, मेटल है, और सिलिकॉन क्या है, सेमी। ठीक, इतना तो जानते हैं आप लोग। अभी तक आप लोग ने ये सुना है मेटल है, सेमीकंडक्टर है, उसे टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए क्वेश्चन में बोल दिया कूल डाउन। कूल डाउन, ठंडा कर दिया जाए, कूल डाउन कर दिया जाए, क्या होगा, बोलिए। अभी तक यही पढ़ाने आप लोग, मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी कम होती है। बट अब उल्टा पूछ लिया एग्जामिनर ने, कूल डाउन कर दिए, कूल डाउन कर दिए, तब क्या होगा, यदि हम मेटल को और सेमीकंडक्टर को क्या कर दिए, टेम्परेचर कम कर दिए, कहने का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कमेंट कीजिए,
कूल किया मतलब टेम्परेचर कम किया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जो अभी तीनों मेटल हो गया, इंसुलेटर हो गया और सेमीकंडक्टर, जो आप लोगों ने पढ़ा है उससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। उस जो टॉपिक आपने अभी पढ़ के आए हैं उससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जो मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। एक तो पहला यही बन गया, एक आपको मेटल दे दिया और एक सेमीकंडक्टर दे दिया। अभी तक बस आप लोगों ने किताबों में देखा होगा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल की क्या होती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बट यहाँ क्वेश्चन कूल्ड कर दिया, कूल करने पर बोल रहा है टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर कमेंट कीजिए, बोलिए। कूल किए, टेम्परेचर कम हुआ, रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हुई, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। अल्फा, एक बार और अल्फा बोल दीजिए। मेटल के अल्फा तो पॉजिटिव ही होगा। यहां बोलिए सेमीकंडक्टर, कूल किए, कूल किए, टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। अल्फा एक बार कमेंट कीजिए, नेगेटिव। अल्फा इसलिए फोकस करा रहे हैं क्योंकि रिसेंट में अभी 2020 में नीट में क्वेश्चन आया था, बस इतना पूछा गया था, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का अल्फा कैसा होता है, निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। क्वेश्चन लिखिए एक, अल्फा जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अल्फा आया कहाँ से, कुछ लोग यही डाउट है। R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, माइनस, माइनस बोलिए अल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी बाई 2, बस वही इतना ही रहता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे आप लोग। एक आता है L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, थर्मल एक्सपेंशन। R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रेजिस्टिविटी क्या होता है, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। यही होता है। क्वेश्चन लिखिए, द डायग्राम शो अ पीस ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, ये सब आप लोग पढ़ेंगे, दो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, एक थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ेंगे, हाँ या नहीं, दो करंट में पढ़ेंगे
थर्मल एक्सपेंशन में L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। क्वेश्चन लिखिए, द डायग्राम शो अ पीस ऑफ द डायग्राम शो a piece of pure semiconductor, piece of pure semiconductor, प्योर सेमीकंडक्टर कैपिटल एस से डिनोट कीजिए, ऐसे सेमीकंडक्टर के बाद एस ऐसे लिख लीजिए, कैपिटल एस कमा, इन सीरीज with a variable resistor, with a variable resistor capital R and a source of constant voltage, source of constant voltage, full stop. Would you increase or decrease the value of capital R to keep the reading of ammeter, capital A, of ammeter constant, comma, when semiconductor S is heated, when semiconductor S is heated, question mark. A piece of semiconductor, क्या था? A piece of semiconductor, सेमीकंडक्टर के पीस को यहां अमीटर भी था, बोलिए, ए वेरिएबल रेजिस्टेंस भी था, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी था, कैपिटल आर, वोल्टेज कांस्टेंट था, वेरिएबल रेजिस्टेंस, यही सो फिगर यही है, देख लीजिए। अमीटर करंट कितना रीड कर रहा है? अमीटर करंट कितना रीड कर रहा है? अमीटर से जो करंट जा रहा है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। लास्ट लाइन पढ़िए क्वेश्चन की, लास्ट लाइन, व्हेन सेमीकंडक्टर इज हीटेड, ठीक, लास्ट लाइन आपने पढ़ा, ये सेमीकंडक्टर है, क्या किया गया? टेम्परेचर बढ़ाया गया, टेम्परेचर बढ़ाया गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? अल्फा, एक बार और कमेंट कीजिए, अल्फा का नेगेटिव। लास्ट लाइन क्वेश्चन में यही बोला है, ए सेमीकंडक्टर इज हीटेड, सेमीकंडक्टर को हीट करने का मतलब टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। लेकिन क्वेश्चन में यह भी बोला गया है जो अमीटर है वो करंट को कांस्टेंट रीड कर रही है। करंट क्या है?
अमीटर क्या रीड कर रहा है? कांस्टेंट करंट को। इसका मतलब रेजिस्टेंस, टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और करंट को कांस्टेंट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर को घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? इतना बताने के बाद ही ये कह रहा भैया हमको कांस्टेंट ही करंट चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया कांस्टेंट करंट है, बट सेमीकंडक्टर इज हीटेड। लास्ट लाइन पढ़िए, सेमीकंडक्टर को हीट किया गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है। रेजिस्टेंस कम हो रही है तो हमें करंट क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। तो इसे क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। आर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। आर इंक्रीज हो रहा है। सेमीकंडक्टर टेम्परेचर हीट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो इसको क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, तभी तो करंट क्या होगा? कांस्टेंट आएगा। थियरी पोर्शन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। आर को बढ़ना पड़ेगा, तभी करंट क्या होगी? कांस्टेंट। कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में? we should increase the value of resistance लिख सकते हैं we should increase value of resistance, और कैलकुलेशन में यही लिख सकते हैं we should increase value of resistance। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जो नीट 2020 में आया था। The solid which have the negative coefficient of resistance are the solid which have the negative coefficient of resistance are, ऑप्शन लिखिए मेटल, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। नीट 2020 का क्वेश्चन है, आगे लिख लीजिए नीट 2020। पहला ऑप्शन लिखिए मेटल, दूसरा लिखिए इंसुलेटर ओनली, दूसरा ऑप्शन इंसुलेटर ओनली, और तीसरा ऑप्शन सेमीकंडक्टर ओनली। चौथा ऑप्शन लिखिए इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। चौथा ऑप्शन है इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। क्या आंसर है? फोर्थ ऑप्शन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है?
नेगेटिव होता है। हेडिंग डालिए एनर्जी लेवल फॉर आइसोलेटेड एटम। एनर्जी लेवल फॉर आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम सिंगल एटम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड एटम बोलते हैं। एनर्जी लेवल फॉर आइसोलेटेड एटम। सिलिकॉन, सिलिकॉन जो होता है क्या होता है? 14 होता है। बोलिए। थोड़ा बहुत बातें सर से सीख के आए हैं। मिथिलेश सर ने बताया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। बोलिए वैलेंस एनर्जी किसे बोलेंगे? वैलेंस एनर्जी लेवल बोलिए आउटर के। बोलिए क्या बोलेंगे? अभी पढ़ के आए हैं न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स लग रहा है? कूलम्बिक फोर्स। क्या होता है? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के ZE माइनस ई बाई आर स्क्वायर। बोलिए ग्राफ बनाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? फोर्स आ गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं? Q1 Q2 बाई आर। वो भी देखिए के यही है ग्राफ बता सकते हैं। बोलिए क्या इसी तरफ आएगा, इस तरफ भी आएगा? बोलिए पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ नेगेटिव आ रहा है। U इज इक्वल टू के Q1 Q2 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बोलिए 1s1 1s2 बोलिए 2s2 2p6 3s। 1s की एनर्जी देखिए बहुत कम,
इसी तरह इस तरफ भी होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, मतलब 1s के ऐसे ही घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन। 2s की एनर्जी देखिए 1s से कुछ ज्यादा, बढ़ती जा रही है एनर्जी। एक समय आएगा इनफाइनाइट, तो एनर्जी लेवल क्या होगा? 0। इनफाइनाइट होगा तो एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। देखिए 1s की एनर्जी क्या हो रही है? सबसे कम है। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ये ग्राफ कैसे आप पता चला? जैसे जैसे दूर जा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही, घट रही है? जैसे जैसे दूर जा रहे हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? नहीं है तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? यही पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 by R। जब वहां पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टेट या ग्रेविटेशन में भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा तो -G m1m2 by R, -G m1m2 by R। R को यदि इनफाइनाइट पर रखा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? 0 आ रही है ना। तो 0 निगेटिव से बड़ा है छोटा है? तो वही तो कह रहे हैं, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। अभी भी कंफ्यूजन है, बढ़ रही कम हो रही है? दूर जा रहे आप बढ़ रहा है तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस की बॉन्डनेस क्या हो रही है? कम हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? बॉन्डनेस क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन को बाउंड करने की क्षमता, ये न्यूक्लियस है, ये जितना पास है वो टाइटली बाउंड है ना। जैसे दूर गया क्या हुआ? बाउंडेशन क्या हुआ? कम हुआ ना। तो जब बाउंडेशन कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। इसमें क्या हो गया? कम हो रही, बढ़ रही है। और अब भी दिक्कत है, बढ़ रही घट रही है। इतना समझ लीजिए जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा वो
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना टाइटली बाउंड होगा, और जो जितना दूर होगा वो उतना लूजली बाउंड होगा। यदि दूर जा रहा है, मान लीजिए इनफाइनाइट पर चला गया, तो पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा ना, तो बढ़ेगा ना। कभी कभी ऐसे ना देकर ऐसे दे देता है। n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4। आइसोलेटेड सिंगल एटम डिफिनिट होता है कि डिस्क्रीट होता है? सिंगल एटम वही बोला जाता है आइसोलेटेड एटम, डिफिनिट या डिस्क्रीट। एनर्जी लेवल जैसे कि हाइड्रोजन एटम N1 के लिए -13.6 ही होता है कि -13.7, -13.5, -30 कुछ भी वही होता है ना। क्या होता है? डेफिनेट होता है। आइसोलेटेड सिंगल एटम के लिए, सिंगल एटम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड एटम। उसके लिए N1 के लिए आप जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे क्या आएगा? -30.6 ही आता है, ना कि 0.5 या 0.7। वो फिक्स रहता है। क्या होता है? डेफिनेट होता है। एंड डिस्क्रीट दोनों पाया जाता है। डेफिनेट भी होता है और डिस्क्रीट भी होता है। जब यहाँ निकालेंगे जो गैप आता है, क्या आ जाता है? 3.4 भी आ जाता है गैप। वो क्या होता है? डिस्क्रीट होता है। तो आइसोलेटेड एटम, सिंगल एटम के लिए जो एनर्जी लेवल होता है डेफिनिट भी होता है और डिस्क्रीट भी होता है। डेफिनेट एंड डिस्क्रीट। ये पोटेंशियल एनर्जी है, आर है। अब इसके बाद इतना हो गया तो हेडिंग क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड का जब निर्माण होगा, एक तो होगा नहीं, वहां एक सिलिकॉन एटम, फिर दूसरा, तब तीसरा, तब चौथा, इस तरह रहेंगे। जब सॉलिड एटम का निर्माण हो रहा है तो बहुत सारे एटम मिलकर निर्माण करते हैं सॉलिड का। नोट करना है, नोट करिए। डेफिनेट तो समझ में आया, डिस्क्रीट समझाते हैं। जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ये एक एटम है, सॉलिड कब होगा? जब बहुत सारे एटम एक साथ मिलके आएंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? एक सॉलिड एटम का। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसको चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसी तरह
बहुत सारे एटम आएंगे, सॉलिड को फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसकी तो हालत खराब हो गई। यहां भी ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ना कि बनाने बैठ जाना अच्छा पेन से। यहां भी आपको डिफिनेट समझ में आया कि वही होता है, -13.6 ही होता है, ना कि 13.5 या ना कि 13.7। फिक्स रहता है -13.6। अब आइए, जैसे ही बहुत सारे एटम मिलके एक सॉलिड का निर्माण किए हैं, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट का, उसकी हालत इतनी खराब हो गई, ये न्यूक्लियर फोर्स जो हो रहा है, इसमें फोर्स लगा रहा है, ये इसके कारण लगा रहा है, ये इसके कारण लगा रहा है, इतनी इसकी हालत खराब हो गई, छपटियाने लगा। अब कहा मैं नहीं रह पाऊंगा। तब ये क्या करता है, भागता है, यहां से निकल जाता है। जो डिफिनिट एनर्जी थी -13.6, वो 13.6 न रहकर क्या हो गई, डिस्क्रीट हो गई, बट गई। ठीक है, डिफिनिट कब था, जब आइसोलेटेड सिंगल एटम था। एक सिंगल एटम के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही थी, बट जब एक सॉलिड, बहुत सारे एटम मिलके एक सॉलिड का निर्माण किए, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था जो चक्कर लगा रहा था, उसकी हालत इतना खराब हो गई कि वो फोर्स को नहीं झेल पाया और यहां से भाग गया। और भागते ही उसकी एनर्जी डिफिनिट रही कि डिस्क्रीट हो गई, उसकी एनर्जी डिस्क्रीट हो गई। तो वही जैसे कि n के लिए, आइसोलेटेड के लिए 13.6 डिस्क्रीट हुई, तो इसके बीच में आएगा, वो डिफिनिट न रहकर डिस्क्रीट हो गई। अब पूरा नोट कीजिए। अब इसकी एनर्जी एग्जैक्ट डिफिनिट न होकर क्या हो गई, बांड में टूट गई, मतलब डिस्क्रीट हो गई। और लोग ऐसे ना दिखाकर बुक पढ़ेंगे, वहां पर ऐसे एनर्जी लेवल को दिखाया गया होगा। क्या था, 1s 2s 2p और 3s, यही था सिलिकॉन के लिए। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे बुक में इस तरह दिखाया गया है, 1s 2s, 2 ही रहेगा। और यहां इस तरह दिखाया जाता है ढेर सारी बुकों में। बट ये याद रखिएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, तो एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, मतलब
जीरो हो जाएगी। जितना न्यूक्लियस के पास रहेगा उतना टाइटली बाउंड रहेगा इलेक्ट्रॉन, जितना दूर जाएगा वो लूजली बाउंड हो जाएगा। आइसोलेटेड एटम के लिए डेफिनेट होता है -13.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ना कि 0.5 0.7 होता है। जैसे जैसे आप जब बहुत सारे एटम मिलके एक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, एक सॉलिड एटम का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है, वो एनर्जी डिफिनिट न रहकर, एग्जैक्ट डिफिनिट न रहकर वो बांड में टूट जाता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल आने लगता है। ठीक है, नोट करिए, इन आइसोलेटेड एटम, पॉइंट में नोट करिए, इन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन in isolated atom the energy level of electron are discrete। हाँ लिखिए, पूरा लिखिए तो बताते हैं ना। दूसरा लिखिए, as the atom are brought BROUGHT closer to form the solid crystal, outer electron also start interacting through bonding and energies are split to form almost, हाँ स्प्लिट टूटना, टूट रहा है, split to form almost continuous energy bonds, split to form almost सूरज कौन है? सूरज कोई नहीं इसमें? टेसरी जो लड़का ज्वाइन किया शायद वो है। स्प्लिट टू फॉर्म ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस एनर्जी बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द लोअर एनर्जी लेवल आर ये है स्प्लिट यार, स्प्लिट मतलब टूट रहा है, स्प्लिट टू फॉर्म ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड्स, नेक्स्ट लिखिए, एनर्जी बैंड्स, बॉन्ड नहीं, जब स्प्लिट होके टूटेगा ना
तो ये आएगा, बैंड आएगा। अभी इसके बारे में बताते हैं, तभी तो डिस्क्रीट हो रहा है। बांड नहीं है, बैंड्स है। द लोअर एनर्जी लेवल आर पॉपुलेटेड, द लोअर एनर्जी लेवल आर पॉपुलेटेड बाय inner electrons are not affected by interatomic electron. Inner electron are not affected by interatomic electrons are not affected by कोई बोला है ना बोलने के लिए 2 बार? फिर से बोलना है, बीच में आप ही लोग ने बोलते हैं। फिर से बोलिए, यहाँ से बोलिए, लिखिए। The lower energy level are populated by inner electrons are not affected by interatomic electron. हो गया इतना? interaction but the higher one spread more. हाँ, स्प्रेड मोर। आइसोलेटेड सिंगल एटम के लिए देखिए, सिलिकॉन क्या था? 1s1 2s 2p 3p 3s और 3p, ऐसे ही था। जब डिस्क्रीट हुआ तो किस में टूटा? बैंड्स में। बोलिए। वन एस 2s क्या होगा? 3 2p और 3s 3p। इस कैप को क्या बोलते हैं? ये हुआ जो अभी पढ़ा के आए हैं, सिंगल एटम डिस्क्रीट भी होता है और डेफिनेट भी होता है। ये क्या है? डेफिनेट है और ये डिस्क्रीट होता है, तो बैंड फॉर्म में टूट जाता है। बैंड्स का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी क्या हो रही है? डिस्क्रीट हो रही है। 3s बैंड
3p और 3s के बीच में जो बैंड है, इस गैप को क्या बोलते हैं? एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? फॉरबिडन आते ही ये समझ में आ जाएगा। फॉरबिडन का मतलब हिंदी, मतलब गूगल पर सर्च किए फॉरबिडन का हिंदी ट्रांसलेट क्या होगा बताइए? फॉरबिडन कोई बोल रहा छुपा रहना। हिडन मतलब ये नहीं पूछ रहे हैं, ये तो ये हुआ, ये हो जाएगा आपका वैलेंस बैंड। ये हो जाएगा कंडक्शन बैंड। निषिद्ध, वर्जित, यस, निषिद्ध या वर्जित। इसका मतलब है जो वैलेंस से इलेक्ट्रॉन जा रहा है कंडक्शन में जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। निश्चित रूप से, निषिद्ध रूप से यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप में। ठीक है, ये क्या है? वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ नहीं रुकेगा, डायरेक्ट किसमें जाएगा? कंडक्शन बैंड में। क्या होगा? आइसोलेटेड सिंगल एटम सिलिकॉन के लिए आपने देखा ये, और ये बॉन्ड्स फॉर्म में टूटा है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। सिलिकॉन जो होता है 14 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी बोल सकते हैं वैलेंस एनर्जी लेवल, वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 2 कौन बोला? वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में कितने हैं? 4 हैं। ये क्या है? एटम है, और वो क्या है? सॉलिड है। यहाँ डिफिनिट एनर्जी है और यहाँ डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट कब होगा? जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन किया वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसे क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप, निषिद्ध रूप, निषिद्ध ऊर्जा गैप। निषिद्ध ऊर्जा गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लिख लीजिए वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप। पहले हेडिंग डालिए वैलेंस बैंड। और ये क्या, ये क्या है? फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप आइसोलेटेड के लिए है, वो सॉलिड के लिए। तो आइसोलेटेड मतलब कि सिंगल सिंगल एटम मिल के सॉलिड क्या बना रहे हैं ना। आइसोलेटेड
ग्रुप में भेजे हैं, देख लीजिए क्या था। ये बनाइए, इसके नीचे इस तरह दिखाइए, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, वैलेंस बैंड ये हो गया, बना लीजिए इसे। बैलेंस बैंड में लिखिए, बना लीजिए। ये बनाना है, बन गया, अच्छी बात है। उसी को यहाँ निकाले हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा? बोलिए। कंडक्शन बैंड ऑफ मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड ऑफ मैक्सिमम। अपर लेवल जो बुक होती है इस तरह लिखा जाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप इक्वल टू कंडक्शन बैंड ऑफ मिनिमम और वैलेंस बॉन्ड ऑफ मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? वैलेंस बैंड में, और यहाँ इम्पटी होगा। बनाइए इसे।
जब आइसोलेटेड सिंगल एटम हो, सिंगल एटम के लिए एनर्जी लेवल की बात करते हैं, सिंगल एटम के लिए एनर्जी लेवल की बात करते हैं। जब बहुत सारे एटम मिलके सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात करते हैं, बैंड एनर्जी की बात करते हैं। जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है वहां एनर्जी लेवल ना रहकर क्या हो जाता है, एनर्जी बैंड। ये वैलेंस बैंड है, और ये कंडक्शन बैंड है। इसी के गैप को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप इक्वल टू कंडक्शन बैंड ऑफ मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड ऑफ मैक्सिमम। लिखिए वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड group of energy level in which group true नहीं, group of energy level in which valence electron or loosely arranged bonded electron are present. Group of energy level in which valence electron or loosely arranged bonded electron are present. बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। मोटा मोटा क्या याद रखेंगे, मोटा मोटा यही याद रखेंगे, वैलेंस बैंड जो होता है इसमें लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कंडक्शन बैंड लिखिए, लूजली अरेंज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कंडक्शन बैंड में लिखिए ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल इन विच free electron or conduction electron are present. Group of energy level in which free electron or conduction electron are present. कंडक्शन और क्या है, बैलेंस। फॉरबिडन एनर्जी गैप
क्या हो जाए, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किस तरह बिहेव करेगा, सेमीकंडक्टर। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाए, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाए, एनर्जी गैप कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। इंसुलेटर, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो किस तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह, रबर, प्लास्टिक, इस तरह बिहेव करेगा। ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाए तो सेमीकंडक्टर के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए कितना होता है, जर्मेनियम के लिए कितना होता है, बोलिए। डायमंड बहुत पसंद है आप लोगों को, खासकर गर्ल्स को। गर्ल्स को डायमंड बहुत पसंद है। डायमंड के लिए क्या होता है, एनर्जी गैप जो होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और डायमंड होता क्या है, कार्बन ही तो होता है। डायमंड क्या होता है, कार्बन के अपर ग्रुप, एमार्फस। डायमंड के लिए कितना होता है, डायमंड भी इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो एनर्जी गैप डायमंड की क्वेश्चन आया है इसीलिए बता रहे हैं। अभी जब क्वेश्चन आएगा समझ में आएगा। थियरी है, थोड़ा बोरिंग है तो बायो ही ना, बायो समझ के पढ़िए। इंसुलेटर फॉर डायमंड, डायमंड के लिए एनर्जी गैप जो होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब आता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाए। ये हो गया इंसुलेटर, ये है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए बताइए, फॉरबिडन एनर्जी गैप जर्मेनियम के लिए बताइए। याद रहना चाहिए सिलिकॉन के लिए 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। जर्मेनियम के लिए क्या है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहना चाहिए ये। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नोट करिए। मेटल में क्या होगा,
मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि वहाँ ओवरलैपिंग हो जाती है, तो वहाँ एनर्जी गैप नहीं आता है। मेटल के लिए कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, इसलिए यहाँ बैंड फॉर्मेशन नहीं होता है और यहाँ एनर्जी गैप 0 होती है। फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होती है। एक बार और बोल दीजिए, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव और मेटल के लिए पॉजिटिव। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप 0, क्यों? क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग हो जाती है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। ओवरलैपिंग हो जाती है। नोट कर लीजिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन का याद रहना चाहिए, जर्मेनियम का याद रहना चाहिए। ठीक है, नोट करिए। पता है आज केमिस्ट्री नहीं चलेगी, इसलिए ये चैप, इसके बाद बायो, फिर बायो के बाद मेरी क्लास रहेगी। ये 2 दिन मेरी क्लास डबल क्लास लगी है क्योंकि ये टेस्ट में आ रहा है, चैप्टर कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री 2 दिन नहीं चलेगी। और केमिस्ट्री सिलेबस पता है क्या आ रहा है टेस्ट में? जीओसी आ रहा है, इनिशियल्स आएगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ है जीओसी पूरा, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ तक टिल टू टॉपिक जहाँ तक हो चुका है वहाँ तक आएगा। हो गया है ना? बायो बायो नहीं है, थोड़ा सा समझना है, अभी आएगा थोड़ा थोड़ा फिजिक्स, इस लेक्चर के बाद आ जाएगा, जो आज लेक्चर पढ़ाएंगे इसके बाद आ जाएगा। अब क्वेश्चन भी मिलेंगे टेस्ट में अच्छा खासा। डायोड पता है? ये हो गया, लिखिए जो इस पे क्वेश्चन आया है। फॉरबिडन एनर्जी गैप हो गया, कंडक्शन बैंड मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड मैक्सिमम, ये हो गया। कार्बन, क्वेश्चन लिखिए, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम have 4 valence electron each, have 4 valence electron each, each, full stop. These are characterized, these are characterized by valence and conduction band, by valence and conduction band separated by energy band, valence and conduction band separated by energy band, separated by energy band gap respectively.
एनर्जी बैंड गैप रिस्पेक्टिवली इक्वल टू ऐसे लिखिएगा, इक्वल टू एनर्जी गैप ऑफ कार्बन कामा एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन कामा एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम। एनर्जी गैप कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग बताइए, फालतू टाइम जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बोलिए। अब याद आएगा कि हम क्यों कह रहे थे रटने के लिए। कार्बन डायमंड कितना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसीलिए बोल रहे थे याद करने के लिए। अब बना लेंगे, क्या होगा ऑर्डर? एनर्जी गैप ऑफ कार्बन मतलब क्या है, डायमंड है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोर देन सिलिकॉन कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम कितना है 0.7 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए बोल रहे थे याद कर लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है। हेडिंग डालिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर